Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science. This is chapter number 3 of term 3. Chapter name is The Birth of Our Constitution, and this is lecture number 1 of this chapter. Point to be covered. In today's lecture, we will cover the following points. Characteristics of constitutions. हम कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. रिपब्लिक डे, द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर नेशनल गोल्स एंड फंडामेंटल राइट्स. When India gained freedom nearly after a long period of over 150 years, the first task before our leaders was to set up stable government. इंडिया को जब अंग्रेजों से काफ़ी साल बाद आज़ादी मिली थी, तो जो फ्रीडम जो इंडिया को मिली थी उसमें लीडर्स के पास सबसे पहला, फ्री इंडिया के पास जो सबसे पहला जो टास्क था वो ये था कि उनके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज उस पर इंडिया पर शासन कर रहे थे. लेकिन जब इंडिया फ्री हुआ तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत सबसे पहले इंडिया के सामने आई. So, a set of rules or guidelines were made, and this gave birth to our constitution, which was adopted on 26th January 1950. This day is celebrated in India as the Republic Day. जब हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत हुई तो यहाँ लीडर्स ने अपने रूल्स और अपनी गाइडलाइंस निकाली. हमारे इंडिया में जो इंडिया की अपनी रूल्स और रेगुलेशंस थे, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ. अब फ्री इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया. ये 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. इसीलिए इस दिन को हम सब रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? India is one of the largest country in the world. Democracy means the government is of the people. हमारी इंडिया वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कंट्री है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही गवर्नमेंट बनाना. डेमोक्रेसी में लोग बाग जो आम जनता होती है वो अपने बीच में से ही अपने चुने हुए लोगों को, अपने लोगों को चुनती है और वो ही लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, जिन्हें आम जनता चुनती है. टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री एफिशिएंटली, अ proper set of rules are required. So constitution was framed. इतनी बड़ी कंट्री, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो इतनी बड़ी कंट्री है और इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए, प्रॉपर तरह से चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक रूल्स जिससे कि सभी लोगों के लिए लागू किया जा सके, उसकी ज़रूरत पड़ी. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिटेल्ड एंड लीगल
डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारी कंट्री में जो भी रूल्स रेगुलेशन और भी जो चीज़ें हैं वो पूरी अच्छी तरह डिटेल में दी गई हैं। अमेजिंग फैक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the longest written constitution. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete. हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा रिटर्न में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें माना जाता है। इसे लिखने में, कंप्लीट करने में 11 मंथ और 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। एम, द मेन एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू सेट अप अ सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म and republicanism set by the framers of the constitution drafting committee. मेन एम जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि हम एक प्रिंसिपल बनाए ताकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिकन रहे, जो कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके द्वारा सेट किए गए थे। इनके बारे में हम अब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर was the chairman of the drafting committee. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आर नेशनल गोल्स, हमारे नेशनल गोल क्या है? डेमोक्रेसी, सबसे पहला गोल है वो है डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट India is a democratic country and that we, the people of India, have the right to choose our government. सबसे पहले तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को अपनी गवर्नमेंट चूज करने का अधिकार है। मतलब हम जो इलेक्शन होते हैं, जब भी हम इलेक्शन होते हैं तो जिसे भी हम वोट करना चाहते हैं हम उस अपने चुने हुए लोगों में से उसे वोट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप इसे वोट दें, इसे नहीं दें, हम जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपको अपनी गवर्नमेंट चुनने का पूरा राइट है। सोशलिज्म, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म भी एक मेन गोल है। Socialism means that all the people in the country will be treated equal. सोशलिज्म का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। जो भी है, चाहे अमीर गरीब, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को मारने वाले, सभी एक हैं। There will be
no discrimination between rich and the poor. The laws are made to the benefit everyone. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हमारी कंट्री में किसी के बीच भी भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. सभी के लिए लॉ जो हैं वो एक समान बनाए गए हैं. उसका लाभ सभी को, उसका बेनिफिट सभी को एक जैसे मिलेगा. सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन between people in our country. Secularism. India is a land of diverse religions. इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं, बहुत से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं. Our constitution declares India to be a secular state. It means that India has no official religion of its own. The people of India are to be practice and worship any religion they believe in. सेक्युलरिज्म का मीन्स ये है कि हमारी इंडिया जो है वो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट माना है. इसका मतलब इसकी अपना कोई भी एक धर्म, अपना कोई भी एक रिलीजन नहीं है. ये धर्मनिरपेक्ष है, मतलब ये किसी एक धर्म को नहीं मानता, किसी एक रिलीजन को नहीं मानता. यहाँ पर रहने वाले लोग अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं जिसमें वो विश्वास करते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उन्हें किसी भी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. उन पे कोई कंपल्शन नहीं है. वो जिस भी रिलीजन को मानना चाहें, जैसे भी पूजा करना चाहें, वो इसके लिए फ्री हैं. रिपब्लिक्स. द Constitution declares India to be a republic. It means that the head of the state, the president, is elected by the people. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक रिपब्लिक माना है, डिक्लेयर किया है. इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टेट का हेड हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनसे लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा. द प्रेसिडेंट इज नॉट अ हेरिडिटरी रूलर लाइक द ब्रिटिश मोनार्च. जैसे ब्रिटिशर्स के यहाँ पर एक ही जो फैमिली होती है, उसी के हेरिडिटरी मतलब उसी के आगे जो उनका वंश बढ़ता जाता है वो ही रूल करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं, जो फर्स्ट पर्सन जो बोले जाते हैं, उन्हें हेरिडिटरी नहीं रूल किया जाता. मीन्स वो हेरिडिटरी आगे नहीं है कि एक ही फैमिली के लोग ही आगे प्रेसिडेंट बनेंगे, बल्कि उन्हें प्रेसिडेंट को भी लोग बाग अपने में से ही इलेक्ट करते हैं, अपने में से ही चुनते हैं. Thus, our country is a democratic, socialist and secular country. इसी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है. नाउ फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज
the right to enjoy these rights as they have been guaranteed by the Constitution. फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ मूल अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, हमें इनकी बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपने राइट्स का पूरी तरह यूज कर सके. Every citizen in a democratic country like India needs these rights in order to grow into a responsible citizen. A citizen can go to the court if he or she is denied these rights. हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये राइट्स हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम, हमारी जो कंट्री है, यहाँ के सिटीजन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सके और ये अपने राइट्स का पूरी तरह से यूज कर सके. अगर इंडिया के किसी सिटीजन को इन राइट्स को मानने से या उनको यूज करने से मना किया जाता है तो वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन allows its citizens to enjoy equal rights. They have freedom to express their views. There is no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, etc. Everybody is equal in the eyes of the law and the practice of untouchability is punishable. हमारी कंट्री जो इंडिया है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि यहाँ सभी जो सिटीजन हैं उनके इक्वल राइट्स हैं, उनके सभी के अधिकार समान हैं. ये सब अपने व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं. किसी को भी अपनी बात कहने से रोका नहीं जा सकता. किसी भी बेस पे, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, किसी भी धर्म के बेस पे हो, किसी भी कास्ट के बेस पे हो, किसी भी कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. सभी इक्वल हैं, सभी के लिए राइट्स बराबर हैं. सभी लोग जो हैं यहाँ इंडिया के जो सिटीजन हैं, लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं. और अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को यहाँ पर पनिशेबल माना गया है. अगर कोई किसी को टच करने पे अगर कुछ भी मना करता है या कोई भी भेदभाव करता है, कि जैसे पहले हुआ करता था कि जो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा कहा जाता था और उन्हें छुआ नहीं जाता था. अगर अब ऐसा कोई किसी के साथ करता है तो ये पनिशेबल है. फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलो. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में, वो ऐसे हैं. राइट्स टू इक्वलिटी, सभी समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है. राइट टू फ्रीडम,
सभी को अपने व्यूज, अपनी बात कहने की पूरी पूरी आजादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, किसी को भी उसके मन के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें सब जो भी सिटीजन है यहाँ के, उन्हें ये फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका मीन्स ये है कि यहाँ के सिटीजन अपनी बेसिक एजुकेशन का उन्हें राइट है, उन्हें किसी भी कल्चर को मानने का राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस राइट का, इस अधिकार का मतलब ये है कि अगर किसी भी अधिकार को उन्हें यूज करने से रोका जाता है तो इसके अगेंस्ट वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें उसका उपयोग करने से, उन्हें यूज करने से उन्हें रोका जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट वो डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। राइट टू लाइफ, सभी को जीने का हक है। राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस राइट का ये मतलब है कि इंडियन सिटीजन द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट any public authority or institution including non-government organization substantially funded by the government, अगर कुछ भी गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है तो उन्हें पब्लिक नोटिस बोर्ड पे या उन्हें किसी तरह से भी ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। सो दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स। Do you know fundamental rights given in our constitution have been taken from the American Constitution? जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो बेसिकली हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वहाँ के जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वहीं से उन्हें लिया है। सो दीज आर द मेन फंडामेंटल राइट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर constitution. This is all about today's lecture. Today's homework. On the basis of today's lecture, here is your today's homework. Answer the following questions. Question number 1. What is a constitution? Constitution क्या है? Question number 2. What do you mean by secularism? Secularism का क्या मतलब है? Question number 3. Highlight our national goals. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन नेशनल गोल्स हैं उन्हें लिखना है। Question number 4. Why are fundamental rights are important? Fundamental rights क्यों जरूरी है? So you have to write the answer of these questions. Goodbye for today. Take care.